श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने लेखांकन परिचय के बारे में पढ़ा था, उसी के आगे पढ़ेंगे लेखांकन के सूचना के उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता, बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आते हैं? स्वामी, प्रबंधन, कर्मचारी। इनके बारे में जानेंगे। स्वामी कौन होता है? जो व्यापार में पूंजी लगाता है, जोखिम वहन करता है, उस जोखिम के बदले उसे लाभ प्राप्त होता है, वह स्वामी होता है, जो व्यापार का मालिक होता है। दूसरा आता है प्रबंधन। प्रबंधन किसे कहते हैं? व्यवसाय के प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारी लेखांकन की सूचनाओं का प्रयोग व्यवसाय के संचालन एवं आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु प्रयोग करते हैं। अगला है कर्मचारी। व्यवसाय के कर्मचारी व्यवसाय की लाभार्जन संबंधी सूचना में हित रखते हैं। कर्मचारी अपने वेतन, बोनस व अन्य भत्तों से संबंधित मांग व्यवसाय के बढ़ते हुए लाभ के अनुसार करते हैं। जैसे जैसे व्यापार का लाभ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें कार्यरत कर्मचारी वेतन, भत्ते, बोनस की भी मांग करेंगे। अगला आता है बाहरी। इसी में दूसरी हेडिंग है बाहरी उपभोगकर्ता। बाहरी उपभोगकर्ताओं में आते हैं लेनदार। लेनदार वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को ऋण प्रदान करता है। ऋण दीर्घकालीन भी प्रदान कर सकता है, अल्पकालीन प्रदान कर सकता है। दूसरी आती है बैंक व वित्तीय संस्थाएं। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए बैंक से व्यापारिक लोन लेना या एजुकेशन लोन लेना, तो ये कुछ बैंक की वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमें ऋण उपलब्ध कराती हैं। दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध करा सकती हैं, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करा सकती हैं, व्यापार की ख्याति को देखकर, उसकी लाभार्जन क्षमता को देखकर। दूसरा आता है निवेशकर्ता। निवेश मीन्स इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट भावी निवेशकर्ता व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की सुरक्षा एवं उस पर मिलने वाले प्रतिफल या प्रत्यय की दर की सूचना हेतु लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करता है। जो निवेशकर्ता होते हैं वो यह देखते हैं कि इस व्यापार की लाभार्जन क्षमता कितनी है, इसका भविष्य क्या है, तभी तो वो उस व्यापार में अपना निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए वो लेखांकन सूचनाओं के द्वारा उसको देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, क्या भविष्य है। फिर भविष्य को जानकर सूचनाओं के आधार पर वो उस कंपनी में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार व्यवसाय विशेष हेतु नीति क्रियान्वयन, आर्थिक नीतियां व कर नीतियों के निर्माण हेतु लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करती है। गवर्नमेंट जो व्यापार की बैलेंस शीट होती है या लाभ हानि अकाउंट होता है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखती है। उस फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर टैक्स लगाती है और उसका कर निर्धारण करती है कि इसको कितना टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत एवं लागतों पर नियंत्रण के फलस्वरूप वस्तु की कीमत में होने वाली कमी की सूचना लेखांकन सूचनाओं द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं के उनके उपभोग के लिए जो निर्माण किया गया है, जो कंज्यूमर है, वह लेखांकन सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात करता है कि इस वस्तु की क्या लागत होगी, इसका प्रयास करता है, लागत जानने का प्रयास करता है लेखांकन सूचना के आधार पर। नेक्स्ट आता है समाज। सोसाइटी व्यवसाय अपनी विभिन्न गतिविधियों से समाज को प्रभावित करता है, अतः समाज लेखांकन सूचनाओं के द्वारा यह जानना चाहता है कि व्यवसाय किस प्रकार एवं किस स्तर पर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। यानी लेखांकन सूचनाओं के आधार पर समाज यह जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि वह समाज की जो आवश्यक वस्तुएं हैं या जो उनके कमियां हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनका निर्माण किस हद तक किया जा रहा है। अब कुछ नेक्स्ट का पॉइंट आता है लेखांकन के आधारभूत परिभाषित शब्द। अब लेखांकन के कुछ आधारभूत परिभाषित शब्द हैं, जैसे
व्यापारिक लेन देन या सौदे। ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो जाए, वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन में परिवर्तन हो जाए, व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। व्यावसायिक सौदे मतलब जिससे आर्थिक क्रियाएं जिनसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति परिवर्तन हो जाए, व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। जैसे व्यावसायिक सौदे होते हैं तो उससे व्यवसाय की संपत्ति, दायित्व व पूंजी, आय व व्ययों में परिवर्तन हो जाता है। व्यावसायिक सौदे आंतरिक एवं बाह्य भी हो सकते हैं। जब दो व्यावसायिक इकाइयों के मध्य सौदे होते हैं तो ये बाहरी सौदे कहलाते हैं। जब दो सौदे व्यवसाय के अंतर्गत ही किए जाते हैं तो ये आंतरिक सौदे कहलाते हैं। दूसरा हेडिंग आती है इसी में पूंजी का वर्गीकरण। पूंजी का वर्गीकरण, व्यापार का स्वामी जो रोकड़, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए विकास ने 20,000 रुपये नगद और 10,000 के माल से व्यापार का आरंभ किया। उदाहरण के लिए पूंजी का वर्गीकरण, तो व्यापार का जो स्वामी है उसने 10,000 नगद और 20,000 के माल से व्यापार का आरंभ किया तो वो उसकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई, पूंजी हो गई। ठीक है, व्यापार का आरंभ किया है। अगला आता है पूंजी बराबर संपत्ति माइनस देयता यानी लायबिलिटीज। अब आता है पूंजी का वर्गीकरण। पूंजी का वर्गीकरण नेक्स्ट, पूंजी होती है स्थायी पूंजी, चल पूंजी और कार्यशील पूंजी। ये तीनों पूंजी इंपॉर्टेंट है। पहले आप पढ़ेंगे स्थायी पूंजी कौन सी होती है। स्थायी संपत्ति के क्रय या वृद्धि का प्रयास करने में लगाई गई पूंजी को स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे स्थायी संपत्ति होती हैं जैसे भूमि, भवन, प्लांट, ये क्या होती है, स्थायी पूंजी होती है। इनको बार बार नहीं इधर उधर कर नहीं कर सकते और ये फर्नीचर आदि क्रय में विनियोग करते हैं। स्थायी पूंजियां हो गई। स्थायी पूंजी एक बार और देखेंगे कौन कौन सी होती है स्थायी पूंजी। पहली होती है प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, फर्नीचर। इसके उपरांत आती है दूसरी है चल पूंजी। चल पूंजी ऐसी संपत्ति जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की जाती है, उन पर विनियोग की गई पूंजी चल पूंजी कहलाती है। जैसे स्टॉक, अल्पकालीन प्रतिभूतियां इत्यादि आदि। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी कौन कौन सी होती है, व्यवसाय को दैनिक कार्यवाही की पूर्ति के लिए रखी गई पूंजी कार्यशील पूंजी होती है। जो व्यापारी होता है कि आज मैं इतने रुपए तक का व्यवसाय करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो जो पर डे के या दैनिक प्रयोग के उपयोग से रखी गई पूंजी वह कार्यशील पूंजी कहलाती है। अगर कार्यशील पूंजी अधिक होगी तो लाभ ज्यादा होगा, कार्यशील पूंजी कम निकली तो प्रॉफिट होगा, हानि होगी। कार्यशील पूंजी निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि कार्यशील पूंजी बराबर होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। अगर हम चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटा देंगे तो हमें कार्यशील पूंजी ज्ञात हो जाएगी। अब आता है आहरण या निजी व्यय। आहरण किसे कहते हैं, जब कोई दुकानदार अपने कपड़े का दुकानदार अपने घर या निजी प्रयोग के लिए उस दुकान में से कुछ कपड़े घर उपयोग में ले लेता है, उसे आहरण कहते हैं। उसे व्यापार की भाषा में आहरण कहा जाता है। व्यापार के द्वारा निजी प्रयोग में लिए गए वस्तुओं को आहरण कहा जाता है। संपत्ति, अगली हेडिंग आती है संपत्ति। संपत्ति कौन कौन सी होती है, व्यापार में समस्त वस्तुओं को जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं व्यापार की संपत्ति कहलाती है। जैसे जो व्यापार के संचालन में उपयोग की जाती हैं वह व्यापार की संपत्तियां होती हैं। जैसे भवन, फर्नीचर, टाइपराइटर, मशीनें, माल, स्टॉक, कैश, बैंक में जमा रकम, ऋणियों से प्राप्त रकम, प्राप्त बिल आदि, ये क्या होती है, संपत्तियां होती हैं। संपत्ति चालू संपत्ति या गैर चालू संपत्ति। संपत्ति में चालू संपत्ति हो सकती है, मैंने संपत्ति पॉइंट डाला है, इसमें चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति में दो संपत्तियां होती हैं, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। अभी हम चर्चा करेंगे चालू संपत्ति के बारे में। चालू संपत्ति जैसे तरल संपत्ति, इसको तरल संपत्ति भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे वगैरह। अब आगे आती है गैर चालू संपत्ति।
गैर चालू संपत्ति। इसमें चर्चा करेंगे मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि गैर चालू संपत्ति कौन सी होती है। ये वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने हेतु क्रय किया जाता है। चालू संपत्ति ये वो संपत्ति होती हैं जो दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी आती है जैसे स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्तियों वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें व्यवसाय में माल के उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये संपत्तियां पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती हैं। इन संपत्तियों का यथाशीघ्र रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये संपत्तियां व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति को बढ़ाती हैं और इन संपत्तियों को बड़ी मात्रा में व्यय किया जाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी संपत्ति होती है स्थायी संपत्ति? भूमि, भवन, मशीनें, प्लांट, फर्नीचर आदि। मूर्त संपत्ति, इसमें दूसरा पॉइंट आता है मूर्त संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति कौन होती है? मूर्त मतलब दिखाई देने वाली संपत्ति, यानी मूर्त संपत्ति वह संपत्ति होती हैं जो भौतिक संपत्ति जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो भौतिक संपत्ति होती हैं। जैसे भवन दिखाई देता है, भूमि दिखाई देती है, प्लांट मशीन दिखाई देता है, फर्नीचर देख सकते हैं ये फर्नीचर है। तो ये संपत्तियां होती हैं। और 6 संपत्तियों से संबंधित होती हैं जो व्यवसाय में प्रयुक्त होकर समाप्त हो जाती है। जैसे तेल के कुएं, कोयले की खान, ये 6 संपत्तियां होती हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद उससे हम अलग हो जाती है। जैसे तेल है, कुएं है, कोयले की खान। अब आती है अमूर्त संपत्ति। दूसरी मैंने लिखा था अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, माना की, जो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता है, जैसे ख्याति। ख्याति दिखाई नहीं देती है, सिर्फ एक अनुमान है, क्वालिटी है कि गुडविल है भाई उसकी। ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जैसे वीवो का मोबाइल, ये पेटेंट दिखाई देता है कि वो कैसा है, इसकी क्या है, कैसा पेटेंट है, एक लोगो रहता है बस। ट्रेडमार्क है, चिन्ह रहता है एक तरफ से। गुडविल, गुडविल दिखाई देती नहीं है। गुडविल कहते हैं अरे वो दुकान अच्छी है, तो वो उसकी क्या है, गुडविल है, ख्याति है उसकी, नाम है उसका, ठीक है, नाम से बिकती है वो, उसे कहते हैं हम गुडविल। ट्रेडमार्क, कुछ कृत्रिम संपत्तियां अमूर्त संपत्तियों का रूप ही होती हैं जिन पर पूंजीगत व्यय किया जाता है। अगले चालू संपत्तियां, वस्तुएं संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जिन्हें 1 वर्ष के अंदर आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जाता है। अभी आपको मैंने लेखांकन परिचय के बारे में, लेखांकन की सूचनाएं, स्वामी, प्रबंध कर्मचारी और बाहरी उपभोक्ता, इनके बारे में बताया और लेखांकन के आधारभूत परिभाषाएं भी बताई मैंने कि इनके अंदर कौन व्यवसायिक लेनदार, पूंजी, पूंजी का वर्गीकरण बताया, स्थायी पूंजी, चल पूंजी, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी को कैसे निकाला जाता है हमने आपको ये भी बताया, चालू संपत्ति माइनस बताया और आहरण, आहरण किसे कहते हैं, आहरण के बाद संपत्ति, संपत्ति में चालू संपत्ति, गैर संपत्ति, गैर चालू संपत्ति में हमने आपको ये बताया। अब इस चैप्टर में जो भी थ्योरी का चैप्टर आपको नहीं समझ में आया हो, आप विद्यालय में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद आप सब लोगों के लिए धन्यवाद।